हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे स्टडी पॉइंट में हिंदी सब्जेक्ट का बीए थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक और पीवाईक्यू क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए और यहाँ पर जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़े एक्स्ट्रा में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। पहला है BHD 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है थर्ड ईयर का। यहाँ पर आपका पहले चैप्टर से है कंसराज के लिए ले चली फूल और चंदन में। ये कुब्जा वाले आपके मैथिली शरण गुप्त वाला जो पार्ट है आपका, जो मैंने पढ़ाया भी है, उसमें आपका ये पहला दोहा है। ये उसमें आपका ये पहला पद्यांश है। उसके बाद आपका ये जो घनीभूत पीढ़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर, ये आंसू वाले पार्ट से है आपका। आगे के चैप्टर में जयशंकर प्रसाद जी के लेख में से है, पद्यांश में से है। तो ये जो बुक है आपकी कविताओं की बुक है BHD 4, और जो सेकंड बुक जो है आपकी वो कहानियों की है। जो जिन कवियों ने लिखा है वो नाटक और कहानी और निबंध भी कह सकते हैं, तो नाटक और निबंध नाम रखा गया सेकंड बुक का। उसमें जितने भी लेखक हैं उन्होंने जो नाटक लिखे और निबंध लिखे उनके बारे में है। और इसमें फर्स्ट है द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग के बारे में बताने हैं, उनके फीचर्स बताने हैं। प्रगतिवाद काव्य, उसकी पृष्ठभूमि यानी इंट्रोडक्शन। राम नरेश त्रिपाठी, ये भी राम नरेश त्रिपाठी आपके बुक में शुरू के ही 5-6 चैप्टर हैं। जितने कवियों के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो सब शुरू में ही आपके बुक में दिया हुआ है। उन कवियों के बारे में आप उनके बारे में अच्छे से बस पढ़ लेंगे, तो उनका इंट्रो भी अगर पढ़ लेंगे, उनकी पृष्ठभूमियाँ पढ़ लेंगे, तो आप इजीली एग्जाम में पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद है कुब्जा मैंने आपको पढ़ाया भी है, मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है। ये पद्यांश एक है इसमें। जयशंकर प्रसाद, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का ये जो काव्य शैली है ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन पेपर में आपके थर्ड ईयर में जो है सिलेबस में है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एक शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल अलग हैं और शुक्लोत्तर जी शुक्ल अलग हैं। शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल में डिफरेंस है। और शुक्ल जी का पूर्व, मध्य और उत्तर, इस तरह से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो शुक्ल जी जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी, और रामचंद्र शुक्ल नाम से ही एक और रामचंद्र शुक्ल है, मतलब 2 रामचंद्र शुक्ल है। एक पहले के हैं और एक अब बाद में आए, जो जयशंकर प्रसाद के लेखन काल में आए, युग में आए, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन कितने बच्चे होते हैं कनेक्ट कर देते हैं वो पुराने वाले रामचंद्र शुक्ल जी से। तो डिफरेंस है दोनों में, शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल। जो नए वाले जो रामचंद्र शुक्ल हैं, बाद में जो जिन्होंने लिखा है, उनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत आता है। फिलहाल तो यहाँ पर दिया नहीं है। यहाँ पर त्रिलोचन शास्त्री के काव्य की प्रवृत्तियां दी है। ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये यहाँ पर आपको दिया है। यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने समझाने की कोशिश की। ये तो सेकंड बुक का है। ये जो सेकंड बुक का है इसमें भारतेंदु वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सेकंड बुक का नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन भारतेंदु युग के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। और ध्रुव सौमिनी नाटक, ध्रुव सौमिनी वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ लेना। क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड है, बहुत लंबा है, और कम से कम 13 फेसेस में इस स्टोरी को बताया गया है। लेकिन बुक में आपके बहुत ज़्यादा काट के दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कम कंटेंट दिया है ये जो सेकंड बुक है आपकी। तो इसलिए मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि बुक में से आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आप जितना चाहें इसको कंटेंट को अलग अलग रिसोर्सेस से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में तो नहीं दिया है, और ब्रीफ में दिया भी है तो बीच बीच से कुछ हिस्सों को कट पीट करके दिया हुआ है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट अधूरा रह जाएगा समझने के लिए। तो यही बात है, बुक
बहुत पतली कर दी गई है और कंटेंट कम कर दिया गया है। तो बुक में आपको जो मेन जो समझने की जो आप कोशिश करेंगे किसी स्टोरी को, बीच का हिस्सा नहीं पता रहेगा कि क्या है स्टोरी में, तो कैसे आप समझेंगे? उसी तरह यहाँ पर शुक्ल युग जो अभी मैं कह रही थी, वो सेकंड बुक के क्वेश्चन पेपर की बात कर रही थी। और फर्स्ट बुक में भी है, लेकिन सेकंड बुक से रिलेटेड ज़्यादा आएगा। आलोचनात्मक निबंध आलोचनात्मक निबंध की विशेषता क्या है ये बतानी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पर रोल है। और मजदूरी मजदूरी और प्रेम पर निबंध जो आपकी जो बुक में है, वो आपको उससे रिलेटेड आपको निबंध लिखने को कहा है यहाँ पर, कि समीक्षा कीजिए कि उस निबंध में क्या दिया हुआ है। और यहाँ पर विवेकी राय की निबंध की कला के बारे में आपने विचार रखिए। उनकी जो कला है वो किस तरह की है। व्याख्या निबंध की विशेषता कीजिए। इनमें से 9 क्वेश्चन में से कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, और कोई भी 5 आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आप पूरे मार्क्स, पूरे तो नहीं लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो ये है आपका पीवाईक्यू। और बीएचडी 4 का जो मैं कह रही थी, वो आधा पीवाईक्यू तो ये है, और पूरा ये है, सॉरी ये है, यहाँ पर है ये जो मैं कह रही थी आपसे। अरुण, ये मधुमेह देश हमारा, जो अभी मैंने क्वेश्चंस लिखे थे वही सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। कब मिलेंगे कविता के माध्यम से नरेंद्र शर्मा की काव्य कला के बारे में बताएं। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। और कुब्जा इसमें से मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर बीएचडी 4 के, और अगर हम ब्रीफ में बात करें तो आधुनिक युगीन हिंदी नाटक का विकास क्रम कैसे हुआ। कुकुर मुत्ता कविता की मूल संवेदनाओं पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि निराला की प्रसिद्ध कविता कौन सी है। तो ये कुकुर मुत्ता बहुत प्रसिद्ध कविता है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मैंने एक बात कही है यहाँ पर कि क्या मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है और आपको क्या लिखना है, क्या लर्न करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कुकुर मुत्ता जो कविता है, और किसने लिखी है, कौन प्रसिद्ध कवि हैं। तो इन कवियों के बारे में पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सामाजिक विषमता, शोषण और आम जनता के जीवन से संबंधित विषय पर ये जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो हमेशा ही लिखते हैं ऐसे विषयों पर। उसके बाद बात करें छायावादी काव्य की, तो छायावादी काव्य जो है वो आपका निराला जी के कविताओं में देखने को मिल जाता है, इसलिए निराला जी जो है वो छायावाद के कवि भी कहलाते हैं। कुछ हद तक ऐसा कहा गया है कि ये छायावाद के कवि हैं। छायावादी काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी कि अब इसके फीचर्स बतानी है, खासियत बतानी है कि क्या है। तो हिंदी साहित्य का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर प्रकृति प्रेम की बात होती है, और आत्मानुभूति, यानी हमारी आत्मा को ऐसा महसूस हो, ऐसी कहानी यहाँ पर दिखाई जाती है, कविता लिखी जाती है। रहस्यवाद हो, यानी कुछ ऐसी बात कह देना जिसमें रहस्य छुपा हो। और सौंदर्य बोध, यानी कि इसमें कुदरत की सुंदरता या किसी मनुष्य की सुंदरता की वो बात करते हैं। जो भी कवि हैं, छायावाद के जो कवि हैं, वो इस तरह की कविता रचना करते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं बात कहूँ कि प्रेम और कल्पना की यहाँ पर बात आती है। प्रगतिवादी कविता विषय वस्तु का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो ये जो 4 क्वेश्चन टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ, याद से आप पढ़ सकते हैं और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। प्रगतिवादी कविता जो है, इसमें समाज की यथार्थ की बात होती है। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। और वर्ग संघर्ष की बात होती है। वर्ग संघर्ष का मतलब यहाँ पर लोगों से है, यानी अमीर गरीब और वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा वर्ग जाति प्रथा पहले चलती थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उस वर्ग संघर्ष की भी यहाँ पर बात हो रही है। श्रमिक की बात हो रही है, गरीब किसान की बात हो रही है। किसान जो सब अनाज उगाता है, पूरे सबको भोजन की प्राप्ति कराता है, वो हमारे लिए उस सम्मान करने वाला व्यक्ति है वो। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं, वो इतना गरीबी में जीता है, उसकी सच्चाई को यहाँ पर बताते हैं, कविताओं का वर्णन किया गया है। उस गरीब की जो दुर्दशा होती है समाज में, वो बताने की कोशिश की गई है।
एक गरीब किसान जो अनाज उगाता है और सबको भोजन देता है, वो खुद ही इतनी मुसीबत से अपना जीवन यापन करता है। गाँव के समाज की बात की गई है, जनतावादी और जनवादी चेतना की बात की गई है, जागरूकता की बात की गई है। ये जो कवि हैं प्रगतिवाद, इन्होंने क्या किया, छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद कविताओं की रचना होने लगी, जिसमें मतलब थोड़ा टॉपिक चेंज होने लगे, छायावाद से हटकर उनकी तरक्की हुई, प्रगति हुई, इसलिए यहाँ पर प्रगतिवाद नाम पड़ गया उसका। द्विवेदी युगीन कविता की परिदृश्य और विशेषता पर प्रकाश डाली। तो द्विवेदी युगीन तो आपको पता ही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उन उनके नाम से यहाँ पर जाना गया है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सरनेम से जोड़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग से मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है जब भी द्विवेदी युग की बात करते हैं हम तो। इन्होंने भाषा की शुद्धि की, राष्ट्रवाद और नैतिकता और सामाजिक सुधार पर बात की। स्वतंत्रता योत्तर हिंदी रंगमंच की विशेषता, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा, विद्या निवास मिश्र के निबंधों की कला, आलोचनात्मक व्याख्यात्मक निबंध की विशेषता। तो ये सब है आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और सेकंड बुक की अगर बात करें, तो हिंदी नाटक के विकास के प्रमुख कालखंड विभाजित कीजिए तथा प्रत्येक काल की मुख्य विशेषता बताएं। तो नाटक के यहाँ पर नाटक को कितने कालखंडों में बांटा जाता है, ये आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर से 5th चैप्टर तक में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, कि कितने कालखंडों में हिंदी के नाटक को बांटा जाता है। कथानक और शैली, इस तरह से बहुत सारे हैं उसमें पात्र। ये पांच कालखंड होते हैं, मुख्य जो होते हैं वो 5 होते हैं। हिंदी नाटक का इतिहास, विकास बार-बार पूछा जाता है। आंसर लंबा और अंक प्राप्त करने वाला होता है, इसलिए ये इतिहास के बारे में पूछा जाता है। तो आप इतना कुछ अगर लिख देंगे हिंदी के कालखंड के बारे में, तो आपका इज़िली आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली। उसके बाद है निबंध साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लेखक, परिचय, शैली, निबंध कला, तीनों शामिल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये समझ में आया हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपके बुक में और आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पीवाईक्यू में आपके कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पीवाईक्यू है वो पिछले साल का पीवाईक्यू अगर आप ज़्यादातर पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में या जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल रहता है। कई बार सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थैंक यू।